तो आज की क्लास की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से कि फ्रॉम टावर ऑफ द हाइट, यानी सारा काम ऊंचाई पे जा कर के किया जा रहा है कि एक टावर है जिसकी की ऊंचाई कैपिटल H है और वहाँ से आपने ऊपर की ओर अपवर्ड, ऊपर की ओर स्पीड u से एक पार्टिकल फेंका है। तो अगर हम यहाँ बगल में एक पहले टावर बना लें, ये टावर हो गया, ये टावर है और h ऊंचाई से आपने कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी है u स्पीड से। अब अर्थ में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि आगे क्या होगा। क्या होगा? ये जो फेंका हुआ ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? मैक्स हाइट तक जाएगा और फिर वहाँ से लौटेगा, रिटर्न करेगा और फिर लौट करके ज़मीन से टकराएगा। तो शुरू किया था यहाँ से, स्टार्ट हुआ यहाँ से, ख़त्म किया यहाँ पर, फिनिश किया यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि जब चला वो और ज़मीन पर जब उसने हिट किया, यानी स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक जो टाइम है, अगर स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक का टाइम हम ये मान लें कि शुरू किया यहाँ से, फिनिश किया यहाँ पर, तो स्टार्ट टू फिनिश टाइम जो है, अगर हम ये मान लें कि वो कैपिटल T है, ऐसा मान लें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस ज़मीन पर जब गिरा है तो जितने समय में गिरा है वो जो समय है वो n टाइम्स है दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और जब ये यहाँ से चला है और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा है, स्टार्ट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, वो टाइम मान लिया T डैश है। तो T डैश के बारे में भी लिख दिया जाए कि स्टार्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो टाइम है वो T डैश है। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि T डैश की वैल्यू NT के बराबर है, यानी क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन आपको बताता है कि T डैश नहीं, T बराबर है NT डैश। देखो अब इसकी हिंदी अपना समझो, देखो क्या कह रहा है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज, यानी वो टाइम जिसमें उसने हिट किया है, तो वो टाइम कौन है? कैपिटल T। वो है n टाइम्स, n टाइम्स है किसका? दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का टाइम अगर T डैश है और फिनिशिंग यानी ग्राउंड में टकराने का टाइम अगर T है, तो T बराबर है NT डैश। और फिर चूंकि अब देखो ना, क्वेश्चन में तुमको क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में तुमको कैपिटल H दिया है, क्वेश्चन में तुमको U दिया है और क्वेश्चन में तुमको N दिया है। बाकी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में हमने T और T डैश माना है। इन मानी हुई चीज़ों को सॉल्विंग द प्रॉब्लम से क्या करना है? हटाना है और पता लगाना है कि ABCD ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो अब अगर आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो नोट करके स्पेस प्रोवाइड करिए, तो हम फिर इसका सलूशन भी कर दें। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए कैसे चल सकते हैं हम लोग आगे। अब अगर हम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग की बात करें, अब देखो यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग टू फिनिश। मोशन शुरू होता है हाइट से, साइन कन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब लोग लिखना बंद करें, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं स्टार्ट से फिनिशिंग तक जा रहा हूँ, ये स्टार्ट है, ये फिनिश है, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। फार्मूला ये क्यों चुना हुआ है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इसलिए सेलेक्ट किया है कि प्रॉब्लम में टाइम की बात हो रही है और एक डिस्प्लेसमेंट भी आपके सामने है,
प्रॉब्लम में प्रोजेक्टेड स्पीड भी सामने है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से यही तो है वो सबसे बढ़िया जिससे हमारा कुछ काम बन सकता है। अब s की जगह पे क्या है, माइनस का h, क्योंकि स्टार्ट ये है उसका और फिनिश ये है, तो स्टार्ट से फिनिश तक का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और क्या है, h है। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, माइनस, नेगेटिव y एक्सिस पे चलेगा। u माने स्पीड इनिशियल, तो u ही है। टाइम कितना लगा है, t हाफ। a माने माइनस जी, साइन कन्वेंशन गलत तो सब गलत। तो ये आ गया, मैंने नेगेटिव को उधर भेज दिया, ये आ गया h बराबर माइनस का ut और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। हमें t को गायब करना है। फिर इसके बाद में क्या किया कि अब हम जा रहे हैं स्टार्ट से मैक्सिमम हाइट तक, तो स्टार्ट से मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं, स्टार्ट से मैक्स हाइट। अब देखिए स्टार्ट से मैक्स हाइट जा रहे हैं, तो स्टार्ट से मैक्स हाइट तक के लिए टाइम कितना लगेगा। तो अब देखो स्टार्ट से मैक्स हाइट तक जब आप जा रहे हैं तो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, नहीं, s बराबर ut से तो सोचना ही नहीं है। तो आपको जो है मैक्स हाइट पर ये पता रहता है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो आपको वेलोसिटीज़ के बारे में पता है और टाइम चाहिए, तो फंडा लगाया v बराबर u प्लस ए टी। साइन गलत तो सब गलत। ऊंचाई पर जा कर के अगर मोशन आप डिस्कस करते हैं तो साइन गलत तो सब गलत। अब v माने वेलोसिटी कुछ समय बाद, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो वेलोसिटी 0 है। u माने प्लस का u और a माने माइनस का g और t डैश। तो यहाँ से u बराबर आ गया माइनस का जी टी डैश, सॉरी 0 बराबर आ गया u माइनस जी टी डैश, जी टी डैश बराबर u, तो ये t डैश बराबर आ गया u बाई जी। यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन हो चुका है भाई आप लोगों का, तो हटा दूं मैं क्वेश्चन, ऑप्शन छोड़ के सब हटा रहा हूँ। तो ये आपको t डैश मिल गया। अब देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन था, प्रॉब्लम में ये गिवन था, तो गिवन था कि t बराबर है एन टी डैश, तो t एन टी डैश की वैल्यू कितनी है, u बाई जी। अब t की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, तो जब t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखते हैं। h बराबर माइनस का u और t की वैल्यू है एन यू बाई जी और हाफ g, और t की वैल्यू है एन यू बाई जी का स्क्वायर। तो ये आ गया h बराबर माइनस का u स्क्वायर एन बाई जी, और ये आ जाएगा हाफ g एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं सब में कैपिटल एच एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है, तो ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, यहाँ से ये कैंसिल हो गई एक पावर, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 2h माइनस का 2 एन यू स्क्वायर और बाई जी, और ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हट जाएगा, ये आ गया एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। जी कॉमन लेके इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल टू माइनस का 2n यू स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर यू स्क्वायर। ये आ गया 2gh इज इक्वल टू, आप दोनों में कॉमन क्या ले रहे हो, यू स्क्वायर, और क्या कॉमन ले रहे हो, n कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर n कॉमन है, यस ले सकते हैं, ये बन जाएगा n-2, ये आंसर आया। अब इसको देखते हुए जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन। ओके मिल गया, नोट कर लीजिए। तो 2004 की प्रॉब्लम है ये, ग्राफ के डिस्कशन में है इस समय, तो बहुत सारी बातें हमने आपको रिगार्डिंग द ग्राफ बताई कि वैलिड और इनवैलिड के लिए तो आपको 2 चीज़ें बताई थी, आप बता सकते हैं कौन कौन सी 2 चीज़ें थी अगर ग्राफ की वैलिड और इनवैलिड चेक करनी है। भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ वैलिड इनवैलिड,
कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? तो आपको पता था कि फॉर गिवन टाइम टू डिफरेंट पोजीशन नॉट पॉसिबल, टू डिफरेंट पोजीशन नॉट पॉसिबल। एक तो ये आपको बताए थे। दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ वैलिड इनवैलिड, कैसे चेक करोगे? तो आपका आंसर था कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। और कोई नई चीज़ आप ढूंढ के लाए हो तो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो 100% कुछ नया मिला होगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे ग्राफ के तो कुछ चीज़ें तो नई सीखी होंगी। जैसे आप ये देखो, अच्छा उस पॉइंट पर हम बात करें तो मोशन की कहानी में या उससे भी और थोड़ा सा पहले चलते हैं कि जब स्लोप 90 डिग्री होगा, मैं गलत कर रहा हूं, जब स्लोप इनफाइनाइट होगा तब ग्राफ लाइन मेक 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। जानते हो आप इस बात को? नहीं जानते हो तो देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन ने, अब देखो स्लोप की बातें करते समय लाइन जो है कैसी हो सकती हैं, या तो स्ट्रेट लाइन वाली स्ट्रेट लाइन हो सकती है या टेंजेंट वाली लाइन हो सकती है। तो एक लाइन जो है वो कितना एंगल बनाती है एक्स के साथ? 90, क्योंकि m बराबर क्या होता है? tan थीटा। और तभी तो जो है स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो ये बात आपको पता है कि अगर स्लोप इनफाइनाइट होता है तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आप जानते हो। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ये था कि मोशन की कहानी में, इन मोशन, जब हमने मोशन पढ़ा तो हमने स्लोप बराबर पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल टू, पहले आपने पढ़ा था वेलोसिटी, और ये बात थी फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी। और हमने क्या पढ़ा था कि स्लोप इज इक्वल टू था एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पढ़ा है। और आपने क्या पढ़ा था? स्लोप इज इक्वल टू स्पीड फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तीन ही पढ़े थे आपने। तो अब आप देखो कि, सोच के देखो कि स्लोप अगर अनंत हो जाए, अगर स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, अगर स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। और इसमें अगर इनफाइनाइट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। और सिमिलरली इसमें अगर आप देखो स्पीड हो जाएगी इनफाइनाइट, तो किसके लिए? और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या अनंत एक्सेलरेशन होता है? नहीं। अनंत स्पीड होती है? नहीं। तो एक चीज़ आपको और पता चल गई कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉमा वेलोसिटी टाइम ग्राफ and distance time graph, slope never negative।
सॉरी यार, नेवर इनफाइनाइट। आज प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा काम बहुत है ना आज। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप कभी अनंत नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप वास्तव में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कहीं आपको ऐसी सिचुएशन मिल गई टाइम और यहाँ मिल गया डिस्प्लेसमेंट। एक ग्राफ ऐसा बना था, ऐसा पूछ रहा है वैलिड है कि इनवैलिड है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है थोड़ी ना जो तुमको मिली नहीं है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तुमने देखा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़रा नज़रें डालो इस पॉइंट पर। ग्राफ का जो ये वाला हिस्सा है, ग्राफ के इस वाले हिस्से की स्लोप क्या जा रही है? इनफाइनाइट, जो कि हो नहीं सकती। मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया? इनवैलिड। देखो अगर आपने इस हिस्से पे ध्यान से, इस हिस्से को ध्यान से नहीं देखा तो आप वैलिड पे ही टिक लगा के आओगे। ठीक है, आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ठीक है अप डाउन चलते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और फिर ये वाला छोटा हिस्सा बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, होता है ऐसा। फिर ये वाला हिस्सा बता रहा है कि फिर बढ़ रहा है, और इस वाले हिस्से में हल्का सा फीलिंग ये आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट रुका हुआ है, टाइम लेकिन बढ़ रहा है, चलता है। हो सकता है कि वो बस जो है, ट्रक जो है क्या हो गया हो, रुक गया हो थोड़ी देर के लिए। फिर इस वाले हिस्से में पहुँचें तो टाइम के साथ में जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कि इस वाले हिस्से पे अगर आप देखो और ये वाला हिस्सा भी अगर आप देखो तो इस वाले हिस्से में टाइम नहीं बदल रहा है। ये देखो टाइम बदल रहा है? नहीं बदल रहा। आप देखो ना, इस वाले हिस्से में टाइम नहीं बदल रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बदल रहा है। और टाइम नहीं बदल रहा, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, ये भी एक गलत बात है। तो इस वाले ग्राफ में दो बातें गलत दिख रही हैं। एक तो ये कि टाइम नहीं बदल रहा, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा जो ये इनफाइनाइट स्लोप वाली जो हिस्सा है वो भी पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ये इनवैलिड है। और देखिए, मान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया लाइक दिस, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ ऐसा था। बोले ये वैलिड है कि इनवैलिड है? तो चलो चेक करते हैं। इस वाले हिस्से में देखें तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पहुँचे, अरे इसने तो इनफाइनाइट स्लोप दे दिया। इनफाइनाइट स्लोप नहीं होता है। तो ये बात भी आपने ग्राफ में कहीं पर देखी होगी, अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो। नहीं देखा तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम हम ही को देना है फाइनली। ठीक है, आप इतने ही छोटे बने रहोगे, आप इतने ही छोटे बने रहोगे, एग्ज़ाम हमको देना है। नोट कर लीजिए, ग्राफ में एक एक बात केवल मेरी तरफ से निकल के आ रही है, आपकी तरफ से ग्राफ के रिगार्डिंग कोई एफर्ट सामने नहीं आ रहा। तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया? हटा रहे हैं भाई इसको। और अगर आप ग्राफ में और ज़्यादा एंटर करोगे, डीप जाओगे, तो हो सकता है कि कोई और नई चीज़ आपको मिले। अब देखो, जो चीज़ ये आपको बताई गई तो आपको भी जब पता चला तो आप मानोगे ना, ये होता है कि अनंत कहाँ कुछ होता है कि गाड़ी में एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको जो है निकाल के लानी पड़ेंगी। हटाएं, हटा दें। तो हमारी तरफ से मोशन इन 1D में ज़्यादातर चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। कुछ और बातें आपको यहाँ पर बता दें जो कि 9th और 10th लेवल की हैं। अगर आपसे कोई बोले एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, हाउ वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो कभी कभी जुगाड़ काम करता है। लेकिन हम जुगाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं
जो कभी फेल ही ना हो, कि चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बात सही है ये आपकी। एवरेज स्पीड निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बावजूद इसके कुछ लोग इसके शॉर्टकट को ढूंढते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे शॉर्टकट काम कर जाता है। तो अगर आप एवरेज स्पीड का बेसिक सीखेंगे, हाउ वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो जो बेसिक है, फंडा जो कभी नहीं फेल होता, वो यही है जो आपने अभी बताया कि एवरेज स्पीड वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब ये एक ऐसा फंडा है जो कभी फेल नहीं होता। इसके अलावा अगर तुमने कुछ सीखा है तो 101% जो तुमने सीखा है वो किन्हीं किन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए तो काम करेगा। किन्हीं किन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए जो अभी अल्टरनेट आपको मिलेंगे, आप देखोगे कि कुछ लोग जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस फंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कुछ अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो अल्टरनेट तरीका है वो हमेशा काम नहीं आएगा, यही केवल हमेशा काम आएगा। अब जैसे सपोज कर लो कि मैं एक जर्नी यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होना है इस जर्नी को और यहाँ पर फिनिश होना है, यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ पर फिनिश होना है। अब किसी ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको A ले लिया, इसको मैंने P ले लिया, A से P तक की जर्नी कवर की, और A से P तक की जर्नी कवर की तो स्पीड उसने V मेंटेन रखी है, V1, स्पीड V1 मेंटेन रखा हुआ है, और टाइम जो लिया हुआ है उसने, उसका पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है। उसके बाद में जब उसने P से D तक की जर्नी कवर की है तो स्पीड V2 मेंटेन की है और टाइम का पता नहीं है। और ये कहा गया है कि ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो P है वो मिड पॉइंट है, ये कहा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो गौर करना जरा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए फंडा लगाते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। अगर हम x माने तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x। अब टोटल टाइम क्या होगा, तो वो टाइम जो AP में लगा है और प्लस का वो टाइम जो PD में लगा है, A से P तक में जो समय लगा है और प्लस का P से D जो समय लगा हुआ है। यहाँ पर आ गया 2x। अब समय बराबर TAP, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो TAP हो जाएगा x बाई V1 और TPD क्या हो जाएगा, x बाई V2। तो x कॉमन होके कट जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब तुमने क्या किया कि इसको फार्मूला बना लिया, तो आप फंस जाओगे। अब आप बड़े बच्चे बन गए। 9th और 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में जब आप इसको एज ए शॉर्टकट फंडा बनाते थे, चल जाएगा। देखो ये रिजल्ट कब आया है, इस रिजल्ट की ये बात है कि उसने जो डिस्टेंस कवर की है 2 हिस्सों में कवर की है एंड द डिस्टेंसेस आर इक्वल। आप देख सकते हो ना डिस्टेंसेस कैसे इक्वल है। अच्छा, इस रिजल्ट को ये सॉल्व नहीं किया मैंने, ऐसे सीधे लिख दिया। इस रिजल्ट को अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान देना, x कॉमन ले लें, वहाँ से x को काट दें तो v एवरेज आ जाएगा 2 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ये आएगा। सही है ना ये भी। अब अगर हम इसी पूरी बातचीत को 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, पूरी की पूरी जर्नी को 3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, A पॉइंट, P पॉइंट, Q पॉइंट, D पॉइंट, और हम जो चीज़ लेके चल रहे हैं ऑल द छोटे छोटे डिस्टेंसेस आर इक्वल। जैसे मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया था तो दोनों हिस्से कैसे थे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। यहाँ 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तीनों डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल। ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। यहाँ से V1 स्पीड रहती है, यहाँ से यहाँ में V2 स्पीड रहती है और यहाँ से यहाँ में V3 स्पीड रहती है। हम टाइम आपको नहीं बता रहे हैं। फिर से आप फंडा लगाओगे,
तो फंडा लगेगा यहाँ पर। तो अभी जो निकल के आया था एवरेज स्पीड का फंडा, वो आया था 2/1/v1 + 1/v2, जब पूरी जर्नी को 2 बराबर हिस्सों में कवर किया गया था तब। अब हम पूरी जर्नी को 3 बराबर हिस्सों में कवर कर रहे हैं तब। देखते हैं क्या निकलेगा। v एवरेज, तो ये 3/ टोटल टाइम समय, तो समय हो जाएगा x/v1 और x/v2 और x/v3। x से कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब पूरी जर्नी को 3 बराबर हिस्सों में कवर किया गया तो ये निकल के आया 1/v1, 1/v2, 1/v3। बोलो। और 4 बराबर पे करते तो ऊपर क्या आता, 4। तो आप जो चीज़ तैयार कर रहे हैं वो है तो यही ना, यही तो बेसिक है। और अब आपको ये पता चल गया इस रिजल्ट के बाद, क्या पता चल गया कि एवरेज स्पीड का फंडा तो यही है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में किसी जर्नी को n इक्वल डिस्टेंस पार्ट में करस्पॉन्डिंग v1, v2, v3, v4 vn स्पीड से कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड का फंडा क्या है? एवरेज स्पीड का फंडा है n/σ1/v। आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो σv/n ऐसे। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, 3 हिस्सों में किया है तो n = 3, और σ1/vn का मतलब क्या हो गया, 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। अगर 100 हिस्सों में कवर किया है तो n = 100, और नीचे क्या होगा 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + 1/v4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना ये बात? तो अब अगर आप इतना कैपेबल हो कि चलो आपने ये फार्मूला तैयार कर लिया, लेकिन जरूरी बात यह कि ये फार्मूले की शर्त भी गौर करना क्या है कि ये वाला फार्मूला केवल इन सिचुएशंस में लगेगा और ये तो हमेशा लगेगा ना। तो अगर आप कैपेबल हैं, जैसे सपोज कर लो कि एक जर्नी को जो है 25 इक्वल पार्ट्स में कवर करना है, तो अब 25 इक्वल पार्ट्स में कवर करना है तो इस वाले तरीके से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, और सीधे आप यहाँ पर यूज़ करके रिजल्ट में थोड़ा सा क्या ले पाएंगे, कंप्रेसिबिलिटी ला पाएंगे। ठीक है ना? तो एक तो ये मतलब इसी से ये बनाया आपने देखा। क्लियर ये बात? और आगे चलते हैं। अगर हम एक जर्नी को n इक्वल टाइम में कवर करें, शुरू करते हैं पहले 2 हिस्सों की जर्नी। एक जर्नी होनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का टाइम t है और यहां से यहां तक का टाइम t है। a से p तक में भी टाइम t है और p से b तक में भी टाइम t है। ठीक, और स्पीड है v1 और ये है v2। डिस्टेंस का हम नहीं आपको अता पता दे रहे हैं, डिस्टेंस इज नॉट गिवन। ठीक है, तो एक जर्नी जो है वो इक्वल टाइम में कवर की जा रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब जरा देखो एवरेज स्पीड निकालना है फिर से। तो ऊपर क्या आती है, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगी AP + BP, अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम T1 + T2। यहाँ से आ गया V एवरेज। अब AP क्या है, दूरी, दूरी बराबर 4 × समय। तो क्या लिखोगे, V1 × T और V2 × T अपॉन में T + T। तो कितना आ गया, V1 + V2/2। ये निकल के आया। ठीक है, पूरे एपिसोड का मीनिंग क्या चल रहा है, एक जर्नी को हम n इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं। अभी हम n पर आए नहीं, अभी 2 केवल किया है, अब 3 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं। एक जर्नी है, उसको 3 इक्वल इंटरवल टाइम। विवेक समझना बात को। अब जैसे A से B तक जाना है तो पहले हम A से P गए, टाइम t लिया, फिर हम P से Q गए, टाइम t लिया, और Q से B गए, टाइम कितना लिया, t। तो मैंने यहाँ पे कितने इक्वल इंटरवल टाइम लिए, t। तो इस तरीके से हमने पूरी जर्नी कवर कर ली। निकालते हैं एवरेज स्पीड, निकालते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस AP PQ QB अपॉन में टोटल टाइम 3T लिख सकते हो सीधे सीधे। अच्छा भाई, अब इसको और सॉल्व कर लें तो AP दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, AP किया V1 से, ये किया V2 से, ये किया V3 से, तो ये आ जाएगा V1T और V2T और V3T अपॉन में 3TT कट गया। तो क्या सीखने को मिला, ज़रा यहाँ कुछ लिखना है तो क्या लिख रहा है, देखो ज़रा यहाँ से मैं बनाता हूँ। अगर PB में किसी जर्नी को, यहां तुमने लिखा था n इक्वल डिस्टेंस पार्ट में, अब मैं लिख रहा हूं n इक्वल टाइम पार्ट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग V1 V2 V3 डॉट 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 Vn स्पीड से कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड का फंडा निकल के आता है सिग्मा Vn अपॉन में n। ठीक है ना भाई, यहां से क्या बना V1 प्लस V2 प्लस V3 और बाई 3, तो ऊपर क्या आ रहा है सिग्मा V और नीचे क्या आ रहा है n। अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए तुम ये फंडे भूल गए, तो उस दिन के लिए तो तुम्हारे पास ये फंडा तो है ही ना, लेकिन अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भूल जाने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ जगहों पर जो है शॉर्टकट या अल्टरनेट मेथड हैं जो काम कर जाते हैं। अभी और भी पॉइंट्स हैं, देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी, तो बेसिक फंडा क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बस अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और जहाँ जहाँ अल्टरनेट हैं उनको यूज़ करते हैं तो आप कई सारी प्रॉब्लम इस बेसिक पर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए, हर प्रॉब्लम के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम चाहिए। जहाँ जैसे डिमांड हो वहाँ वैसा ही वर्क किया जाएगा। और एवरेज के बारे में क्वेश्चन तब बनता जब कोई जर्नी टुकड़ों में कवर की जाती है, कि यहाँ से यहाँ तक गए और एक्सेलरेशन हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। उसके बाद कुछ देर तक हमने क्या किया, कांस्टेंट स्पीड से जर्नी पूरी की। उसके बाद फिर क्या किया, रिटार्डेशन से जर्नी पूरी करी। तो जहाँ किसी जर्नी में टुकड़े आ रहे हैं, आप समझ जाना कि स्पीड पूछा जाएगा तो एवरेज के लिए जाना है, वेलोसिटी पूछी जाएगी तो एवरेज के लिए जाना है।